नमस्कार दोस्तों, टूरिस्ट भूत पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सुनील कुमार। आज की हॉरर कहानी मेरी जुबानी। आज डर, खौफनाक और सस्पेंस से एक और कहानी लेकर आया हूं। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना समय बर्बाद किए। कहानी शुरू करते हैं। गर्मी की तपन तन को झुलझा रही थी। गाड़ी की खिड़की से यूपी का नजारा गुजर रहा था। दूर दूर खेतों में धान लहरा रहे थे। बीच बीच में मिट्टी के बने झोपड़ी नजर आते थे। हम 4 लोग थे, मैं और मेरी पत्नी राधा, हमारा 8 साल की बेटी और पापा। हम कानपुर से आगरा जा रहे थे। पापा ने बचपन में बिताए कुछ सालों को दोबारा जीने और हमें उन यादों में शामिल करने का फैसला किया। शाम ढल रही थी। सूरज लाजमी नीचे ढल रहा था, पश्चिम दिशा में डूब रहा था। अचानक पापा ने गाड़ी को बाएं तरफ एक कच्ची सड़क पर मोड़ दिया। ये कहाँ ले जा रहे हो पापा? मैंने पूछा। पापा ने बोला, बेटा ये एक शॉर्टकट है, इससे हम जल्दी आगरा पहुंच जाएंगे। मैंने मना किया। सड़क बहुत ही ज़्यादा बेकार लग रही थी। दोनों तरफ ऊंचे घने जंगल थे और जंगल में छुपा हुआ एक रास्ता था। शाम का अंधेरा भी तेजी से गहरा होता जा रहा था। रास्ता बहुत ही ज़्यादा ऊबड़ खाबड़ था, जिसके कारण गाड़ी हिल रही थी। लगभग आधे घंटे के बाद पेड़ अचानक से कम हो गए और सड़क एक बड़े मैदान में खुल गई। मैदान के बीचों बीच एक विशाल हवेली खड़ी थी। हवेली की हालत काफ़ी खस्ता थी। जो हवेली की दीवार थी जर्जर हो चुकी थी। खिड़कियों में जो शीशे थे वो टूट चुके थे और मुख्य दरवाज़ा जंजीरों से बंद था। ये क्या जगह है पापा? राधा ने घबराते हुए पूछा। मुझे कुछ याद नहीं आ रहा, पापा ने परेशान होकर कहा। शायद बचपन में कभी इस रास्ते से आया था। हवेली के आसपास एक अजीब सी सन्नाटा छाया हुआ था। हवा में एक खौफनाक और एक अजीब सी गंध थी, मानो किसी की लाश सड़ रही हो। डर के मारे मैंने अपनी गोद में उसे समेट लिया। मुझे अच्छा नहीं लग रहा था, ये राधा ने फिर कहा। मैं भी सहमत था। इस जगह से जल्दी निकलना ही बेहतर होगा। गाड़ी स्टार्ट करने जा रहे थे कि अचानक गाड़ी का टायर पंचर हो गया। अंधेरे में टायर बदलना नामुमकिन था। पापा ने मोबाइल निकालकर नेटवर्क चेक किया, लेकिन कोई सिग्नल नहीं मिला। हम अकेले थे, किसी की मदद की उम्मीद भी नहीं थी। कुछ देर में हवेली से अजीब सी आवाजें आने लगी, मानो कोई घसीट रहा हो किसी को और वो चिल्ला रहा है। हमारी सांसें थम गई। डर के मारे हिलने का भी मन नहीं हो रहा था। राधा ने कसकर मुझे पकड़ लिया और मैंने पापा के पास खिड़की के पास खड़े होकर अचानक हवेली का मुआयना किया। मैंने हवेली की मुख्य द्वार खुलने की आवाज़ सुनी। हमारी चीख निकल गई। अंधेरे में एक लंबा काला साया उस दरवाजे से बाहर निकला। वो स्पष्ट दिखाई नहीं दे रहा था, बस एक धुंधली सी आकृति थी। उसकी मौजूदगी से एक भयानक ठंड का एहसास होने लगा था और ठंडी हवाएं चलने लगी थी। वो साया धीरे धीरे हमारी गाड़ी की तरफ बढ़ने लगा। हम तीनों एक दूसरे से सटकर खड़े हो गए। राधा रोने लगी, मेरी छाती से चिपककर। उसका पूरा शरीर कांप रहा था। साया गाड़ी के पास आकर रुका। उसकी आवाज़ कमरे में गूंजती हुई आई। एक बुदबुदाहट आहट सुनाई दी, जैसे आवाज़ थी जिसे समझ पाना बहुत मुश्किल था। आप कौन हैं? मैंने हिम्मत जुटाकर पूछा। मैं इस हवेली का रक्षक हूँ, आवाज़ गूंजी। बहुत समय हो गया कोई इस रास्ते से नहीं आया। कुछ पल की खामोशी के बाद उसने दोबारा बात शुरू की। तुम रात बिताकर यहाँ से जा सकते हो, लेकिन एक शर्त पर। मेरे दिमाग में खतरे की घंटी बज उठी, लेकिन हमारे पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं था। क्या शर्त है? मैंने पूछा। मुझे एक कहानी सुनाओ, उसने कहा। एक डरावनी कहानी। राधा और मैं एक दूसरे को देख के डर के साथ डर गए और डर के साथ ही अब एक नया
व्यक्तित्व जुड़ गया। कहानी, मैंने पूछा, अभी रात के इस वक्त? हाँ, उसने जोड़ दिया, और कहानी खत्म होने से पहले कोई भी अपनी गाड़ी से बाहर नहीं निकलेगा, नहीं तो उसकी आवाज़ खतरनाक हो जाएगी और परिणाम अच्छे नहीं होंगे। मैंने राधा को देखा, उसकी आंखों में डर के साथ एक अजीब सी चमक थी। शायद कहानी सुनाना ही हमारे बचने का एक ही रास्ता था। मैंने एक कहानी सुनाता हूँ, मैं उस अदृश्य शक्ति से कहा। मैंने गहरी सांस ली और बचपन में एक कहानी सुनी, एक भयानक कहानी सुनाना शुरू कर दिया। कहानी गांव के एक सुनसान कुएं की थी, जिसके बारे में कहा जाता था कि उसमें एक चुड़ैल रहती है। मैंने जितना डरावना मना सकता था मनाकर कहानी सुनाई। जब कहानी खत्म हुई तो चारों तरफ एक अजीब सा सन्नाटा छाया हुआ था। कुछ देर तक कोई आवाज नहीं आई। हम तीनों सांसें रोके हुए इंतजार कर रहे थे। अचानक हवा में एक ठंडी लहर दौड़ी और वो काला साया धीरे धीरे हवेली के भीतर वापस जाने लगा। मुख्य द्वार एक बार फिर से जंजीरों की खनखन हट के साथ बंद हो गया। कुछ देर के लिए हम तीनों बैठे के बैठे रह गए, हमें होश ही नहीं था। फिर मैंने हिम्मत जुटाकर गाड़ी स्टार्ट की। इंजन की आवाज़ हमारे लिए किसी मधुर संगीत से कम नहीं थी। टायर पंचर होने के बावजूद गाड़ी चलानी पड़ी। हमने पीछे मुड़कर नहीं देखा और सीधे अगले शहर की तरफ बढ़ने लगे। हमें नहीं पता था कि वो रात हम पर क्या बीती थी। क्या वाकई में उस हवेली में कुछ अदृश्य शक्ति थी, या फिर ये सब एक भयानक सपना था। लेकिन एक बात पक्की थी, अब हम कभी भी उस शॉर्टकट रास्ते से जाने की गलती नहीं करते, और रात के अंधेरे में किसी अनजान हवेली के पास रुकना तो दूर की बात थी। हफ्तों के बाद भी उस रात का खौफ हमारे दिमाग से नहीं मिट पाया था। घर वापस आने के बाद हमने तुरंत गाड़ी को मैकेनिक के पास ले गए। जांच करने पर पता चला कि टायर में कोई पंचर था ही नहीं। ये सबसे और ज़्यादा परेशान करने वाली बात थी। एक रात सोते समय अचानक चीख उठी। मैं और राधा झट से उसकी तरफ दौड़े, पसीने से तरबतर थी और सहमी हुई थी। क्या हुआ बेटा? राधा ने उसे गोद में लेते हुए पूछा। वो आदमी ने कांपते हुए आवाज में कहा, काला आदमी फिर आया था, वो कहकर रो रही थी। कहानी अधूरी है। मेरे तो रोंगटे खड़े हो गए। मुझे कुछ समझ में नहीं आया। पहले ही राधा ने मेरे हाथ पकड़ लिया। मुझे भी वो सपना आया। राधा ने फुसफुसाया। अब ये सिर्फ एक सपना नहीं रह गया था। वो अदृश्य शक्ति हमारा पीछा कर रही थी, लेकिन डर के साथ साथ अब एक गुस्सा भी पैदा हो रहा था। हम बेगुनाह थे, हमने उसकी शर्त मानी, फिर वो हमें क्यों परेशान कर रहा है? मैंने सोचा और रात भर सोचता ही रहा। सुबह होते ही मैंने इंटरनेट पर उस हवेली के बारे में जानकारी ढूंढनी शुरू कर दी। कानपुर के पुराने इतिहास के बारे में मैंने कई वेबसाइट खंगाल डाली, लेकिन कहीं भी उस हवेली का कोई जिक्र नहीं मिला। हताश होकर मैंने अपने पिताजी को फ़ोन किया और उन्हें पूरी घटना बताई। पिताजी भी काफ़ी परेशान हुए। उन्होंने बताया कि बचपन में उनके गांव में एक ऐसी ही कहानी प्रचलित थी। कहते हैं, पिताजी ने बताया कि बहुत साल पहले गांव के पास एक जमींदार रहता था। वो बहुत क्रूर था, लोगों को बहुत सताता था। एक दिन गांव वालों ने मिलकर उसका खून कर दिया और उसकी लाश को उसी हवेली में दफना दिया। तब से कहते हैं कि उसकी आत्मा हवेली में ही भटकती रहती है और लोगों को कहानी सुनाने के लिए परेशान करती है। पिताजी के मुताबिक अब उस आत्मा को शांति दिलाने का सिर्फ एक ही तरीका था, उसे अधूरी कहानी को पूरा करना होगा। उस रात मैं फिर से कहानी सुनाई और उसको पूरा किया। कहानी में मैंने बताई कि कैसे गांव वाले ने मिलकर जमींदार को सबक सिखाया और उसे शांति मिली। सुबह जब हम सोकर उठे तो घर में एक अजीब सी शांति थी, मानो कोई बोझ हल्का हो गया हो। कुछ दिनों के बाद एक अजीब सी घटना आई, खबर में छपी थी। खबर के मुताबिक कानपुर के बाहरी इलाके में एक जर्जर हवेली ढह गई थी। हादसे में कोई हताहत नहीं हुआ था। हमें नहीं पता था कि ये सिर्फ एक संयोग था या फिर उस आत्मा को आखिरकार शांति मिल गई थी। लेकिन एक बात तो पक्की थी, हम उस रात को कभी नहीं भूल पाएंगे। और ये भी पक्का था कि हम
दोबारा कभी भी उस अजनबी हवेली के पास भटकेंगे भी नहीं, खासकर अंधेरे में। कई महीने बीत गए, जिंदगी धीरे धीरे अपनी रफ्तार पर लौट आई थी। उस रात का खौफ अब भी कभी कभी सपनों में आ जाता था, लेकिन अब पहले जैसा डरावना नहीं लगता। एक शाम हम टीवी देख रहे थे जब अचानक न्यूज़ चैनल पर एक खबर चलने लगी। खबर का शीर्षक था कानपुर में खुदाई के दौरान मेरे कंकाल का रहस्य। खबर के मुताबिक कानपुर के बाहरी इलाके में उसी जगह पर जर्जर हवेली ढहने से फिर खुदाई शुरू की। खुदाई के दौरान उन्हें कई कंकाल मिले जो जमीन के अंदर धंसे हुए थे। खुदाई के दौरान कंकाल मिले और साथ ही एक सोने का ताबूत भी मिला जिसमें हथियार और कीमती चीजें रखी हुई थी। न्यूज़ रिपोर्टर बता रहा था कि मानो ये कंकाल उसी जमींदार और उसके आदमियों के हैं जिनके गांव वाले ने खून किया था। सोने का ताबूत शायद जमींदार की दौलत का सबूत था। खबर देखते हुए मेरी रीढ़ की हड्डी में एक सिरहन तोड़ गई। क्या ये वही जिम्मेदार था जिसकी आत्मा हमने कहानी सुनाने के लिए परेशान कर रही थी? अचानक राधा ने मेरा हाथ पकड़ा। उसकी आंखों में एक सवाल था। शायद हमने उसे पूरी कहानी नहीं सुनाई। राधा ने फुसफुसा कर कहा, हमने तो सिर्फ जमींदार को सबक सिखाने के लिए कहानी सुनाई थी, लेकिन उसके क्रूर कर्मों का क्या, उसके द्वारा तंग किए गए गांव वालों का क्या? शायद हमारी कहानी अधूरी थी और शायद यही वजह थी कि उस आत्मा को अब भी पूरी तरीके से शांति नहीं मिली थी। उस रात हमने सोने से पहले एक बार फिर से कहानी सुनाई। इस बार हमने जमींदार के जुर्मों के बारे में भी बताया और गांव वालों के गुस्से के बारे में भी हमने बताया कि कैसे गांव वाले ने एकजुट होकर उसको ख़त्म किया। लेकिन साथ ही ये भी बताया कि हिंसा का रास्ता कभी भी सही नहीं होता। सुबह घर में एक अजीब सी शांति थी, लेकिन इस बार ये शांति ज़्यादा गहरी थी, ज़्यादा अस्थायी लग रही थी। कुछ दिनों के बाद अखबार में एक छोटी सी खबर छपी। खबर के मुताबिक कानपुर में खुदाई के दौरान मिले कंकाल को उसी जगह पर दफना दिया गया जहां उन्हें पाया गया था। खबर में यह भी लिखा था कि पुरातत्व विभाग का मानना है कि अब इन आत्माओं को शांति मिल गई। हमें नहीं पता था कि ये सिर्फ एक अच्छी खबर है कि बेकार खबर है। फिर सचमुच उन आत्माओं को शांति मिली है कि नहीं मिली हम भी नहीं जानते थे, लेकिन एक बात पक्की थी, हम उस रात के अनुभव को कभी नहीं भूल पाएंगे। और ये भी पक्का था कि हमें एक ऐसी कहानी सुनाई थी जिसमें हम कभी भी दोबारा नहीं सुनना चाहेंगे। कई साल बीत गए, हमारी जिंदगी पटरी पर लौट आई थी। अब दिया बड़ी हो गई और कॉलेज जाती थी। एक दिन जब मैं काम से घर लौट रहा था तो अचानक रेडियो पर एक पुरानी लोकगीत बजने लगी। वो लोकगीत मुझे जानकर जाना पहचाना लगा। गीत के बोल कुछ ऐसे थे, एक कहानी अधूरी है, रात को सुनाने आता हूँ, कहानी पूरी करो राजा, नहीं तो मैं भी ले जाऊंगा। मेरे तो रोंगटे खड़े हो गए कि ये रेडियो में क्या बोल रहा है, ये क्या गीत है। मुझे समझ में नहीं आया। जो उस रात हमने हवेली के पास सुना था, घर पहुंचते ही मैंने राधा को वही लोकगीत सुनाया। राधा भी चौंक गई। शायद ये कोई इत्तेफाक है, राधा ने कहा। राधा ने फिर थोड़ा हिचकिचाया। मुझे नहीं लगता ये कोई इत्तेफाक है, ये एक चेतावनी है। शायद हमारी कहानी वाकई में पूरी नहीं हुई थी। कुछ रातों के बाद जब मैं गहरी नींद में सो रहा था तो एक सपना आया। सपने में फिर उस जंजर हवेली के सामने में अपने आप को खड़ा पाया। हवेली का मुख्य द्वार जंजीरों से बंधा हुआ था और अंदर से वही काला साया बाहर निकलता है। कहानी अधूरी है। उस आवाज में गुस्सा था। अब तो सुना दे, सुनाने के लिए तैयार हो जाओ। मैं डर के मारे चीख उठा और नींद से जाग गया। पूरा मेरा शरीर पसीने से तरबतर था। मेरे दिल की धड़कन तेज धड़क रही थी। अगले दिन मैंने बिना देर किए अपने पिता को फ़ोन किया। मैंने उन्हें पूरा सपना बताया और रेडियो पर सुने गीत के बारे में भी पिताजी को बताया।
लेकिन पिताजी कुछ देर के लिए चुप रहे। फिर उन्होंने धीमी आवाज में कहा, शायद हमने जमींदार की कहानी तो सुनी, लेकिन उस रात हवेली में और भी आत्माएं रही होगी। वो शायद अब भी शांति उन्हें नहीं मिल पाई है। पिताजी ने आगे बताया कि गांव के बुजुर्ग की मान्यता है कि अत्याचार करने वाले के साथ साथ उनके जुल्मों का शिकार हुए लोगों की आत्मा भी भटकती रहती है। अब मुझे समझ आ रहा था कि शायद हमने सिर्फ एक ही कहानी सुनाई थी। एक इत्तेफाक था, एक तरफा कहानी थी। हमने उस जमींदार के क्रूर कर्मों का वर्णन कर तो दिया था, लेकिन उन जुल्मों का शिकार हुए लोगों के दर्द को शब्दों में नहीं दोहरा पाया। उस रात हमने फिर से कहानी सुनाई। इस बार हमने जमींदार के जुल्मों का वर्णन किया, लेकिन साथ ही उन गांव वाले का दुख दर्द भी बयान किए। हमने बताया कि कैसे उसकी जिंदगी तबाह हो गई, कैसे उसके परिवार बिखर गए। सुबह जब हम सोकर उठे तो घर में एक अजीब सी शांति थी। ये शांति पहले वाली थी, शांति से अलग थी। इस बार हवा में किसी तरह का डर नहीं था, बल्कि एक गहरी करुणा थी। कुछ दिनों के बाद रेडियो पर फिर से वही गीत बजने लगा, लेकिन इस बार गाने के बोल थोड़े बदले हुए थे। कहानी अब पूरी हो चुकी है, आत्माओं को मुक्ति मिल चुकी है, शांति मिल चुकी है, अब वक्त जाने का हो गया है। गीत खत्म होते ही रेडियो पर अचानक से खबर आई। खबरों के मुताबिक कानपुर के पुरातत्व विभाग को खुदाई के दौरान एक सामूहिक कब्र मिलती है। माना जा रहा है कि ये कब्र उन गांव वालों की है जिनको जमींदार ने मरवा दिया था। मैंने राहत की एक लंबी सांस लेते हुए रेडियो बंद कर दिया। राधा और दिया दोनों ही चुपचाप बैठी थी। उनके आंखों में राहत के साथ साथ एक अजीब सी उदासी भी झलक रही थी। सालों बाद उस भयानक रात के साथ से हम आखिरकार मुक्त हो पाए थे, लेकिन कहानी यही ख़त्म नहीं हुई। कुछ हफ्तों के बाद कॉलेज से लौटी दिया तो उसके हाथ में एक पुरानी किताब थी। वो किताब गांव के इतिहास पर लिखी हुई थी और उसे कॉलेज की लाइब्रेरी से मिली थी। उसने किताब खोली और उसको एक पन्ना हमारे सामने रख दिया। पन्ने पर उस जमींदार की तस्वीर थी। उसके निचले कुछ लाइन में लिखा हुआ था। हमने बारी बारी से वो लाइन पढ़ी। रघुवीर सिंह, एक क्रूर जमींदार जिसने अपने शासनकाल में गांव वालों पर गहरा अत्याचार किए, बहुत अत्याचार किए। गांव वालों ने मिलकर उसका खून कर दिया, लेकिन इतिहासकार मानते हैं कि रघुवीर सिंह अकेले दोषी नहीं थे। उस वक्त के भ्रष्ट शासन व्यवस्था में भी उसे अपराध करने का मौका दिया। कुछ देर तक हम चुपचाप बैठे रहे। उस पन्ने ने एक नया सवाल खड़ा कर दिया। क्या वाकई में रघुवीर सिंह अकेले दोषी थे? क्या उस भ्रष्ट व्यवस्था का भी कोई लेना देना नहीं था? शायद हमारी कहानी अभी भी अधूरी थी। शायद हमें सत्ता के दुरुपयोग और भ्रष्टाचार की कहानी भी सुनानी होगी। ये कहानी शायद किसी आत्मा को शांत ना कर पाए, लेकिन ये उन लोगों को जगाने का काम जरूर कर सकती है जो सत्ता के नशे में अंधे हो जाते हैं। चिलचिलाहट गर्मी के थपेरे को दरकिनार कर हम आगरा पहुंचते हैं। ताजमहल देखने का बचपन का सपना पूरा होने वाला था। परिवार में खुशी का माहौल था। माँ बाप की आंखों में चमक थी और मेरी छोटी बहन सीना को मानो खिलखिला उठी थी। लेकिन ये खुशी ज़्यादा देर टिक नहीं पाई। ताजमहल के नज़दीक एक पुरानी हवेली नुमा होटल मिला। गाइड ने बताया ये मुगल काल की है, पर देखने पर कुछ खास खराब नहीं थी, बल्कि ऊंचे दरवाजे, दीवारों पर दरारें और आंगन पर बना हुआ हौज एक अलग ही रौनक बिखेर रहा था। मगर कमरों में जाने पर एक अजीब सा सन्नाटा छाया हुआ था। हवा में एक बासी गंध फैली हुई थी, मानो ये हवेली सालों से बंद हो। पापा ने थकान मिटाने के लिए थोड़ी देर सोने का फैसला किया। सीना भी उनकी गोद में सिर रखकर सो गई। माँ घबरा रही थी, पर होटल के दूसरे विकल्प ना होने के कारण उन्हें भी आराम करने का फैसला किया। मैं थोड़ी देर बाहर घूमने निकल गया। वापसी पर मैंने देखा होटल के पिछवाड़े में एक सुनसान कोठी नुमा कमरा बंद था।
जंग लगे ताले को तोड़ने की हिम्मत नहीं हुई, पर कमरे से आने वाली ठंडी हवा ने मेरी रीढ़ की हड्डी में सिरहन पैदा कर दी थी। रात को अजीब सी आवाज़ों ने नींद उड़ा दी। कभी भारी चीज हिलने की आवाज़, कभी दीवारों पर खरोंचने की आवाज़। डर के मारे मैं हिल ना सका। जैसे तैसे हमने रात गुजारी। सुबह सब कुछ वैसा ही था, मानो रात में हमने एक सपना देखा हो। दूसरे दिन ताजमहल घूमने के बाद लौटा तो होटल का माहौल बदला हुआ था। एक अजीब सी बेचैनी हवा में घुल चुकी थी। माँ का चेहरा सफ़ेद पड़ा हुआ था और सीना बुखार से तप रही थी। उसके बगल में रखे पानी का गिलास फटा हुआ, मानो कोई जोर से पटक गया हो। रात को आवाज़ और तेज हो गई। अब साफ आवाज़ सुनाई दे रही थी। कोई कमरे के बाहर घूम रहा है। अचानक दरवाज़ा धीरे से खुलने लगा। मैंने सांस रोकी, दिल जोर से धड़कने लगा। अंधेरे में दो लाल आंखें चमकने लगी। एक लंबा साया कमरे में दाखिल हुआ। होटल के मैनेजर ने बताया, ये हवेली कभी इसरा बेगम की माँ की थी। बेगम की माँ को मार डाला था। वो कहा जाता है उनकी आत्मा यहीं भटकती है। वहाँ से हम भागने का फैसला किया, सामान समेटा, लेकिन सीना चीख उठी। दीवारों पर लिखा था, रुको मत, नहीं तो वही अंजाम पाओगे। डोंट लीव और यू विल मीट टू सेम। पुलिस को बुलाया पर उन्हें कुछ नहीं मिला। हम वहाँ से भाग निकले, लेकिन वो आवाज़, वो लाल आंखें आज भी मेरा पीछा नहीं छोड़ती। कभी कभी रात को सपने में वो हवेली दिखाई देती है और ताजमहल पर जो प्यार की निशानी मानी जाती है, मेरे लिए अब दहशत की निशानी बन चुका था। हवेली से भागकर हम एक हफ्ते तक किसी होटल में टिके रहे, मानसिक सदमे से उभरने की कोशिश करते हुए। सीना को बुखार तो उतर गया। हम हर रात चौकीदार की तरह बैठे रहते थे। मेरे कानों में उसकी आवाज़ गूंजती रहती थी। एक रात सोते हुए मुझे एक सपना आया। मैंने उसी हवेली में था, पर वहाँ जो एक बंद दरवाज़ा था, उसका दरवाज़ा खुला हुआ था। अंदर जाने की हिम्मत जुटाकर झांका तो देखा एक औरत खड़ी है। उसकी पीठ मेरी तरफ है। बाल सफ़ेद है, लंबे है और दुबली पतली सी है। उसके बाल खुले हुए थे जो कमरे के फर्श तक छू रहे थे। तभी वो धीरे से घूमी। उसका चेहरा देखते ही मेरी चीख निकल गई। चेहरा खाली था, सिर्फ दो आंखें लाल जल रही थी। वो मेरी तरफ बढ़ने लगी। मैं भागना चाहता था, पर मेरे पैर जमीन से नहीं उठ रहे थे। अचानक वो मेरे कान के पास झुकी और बोली, मेरा बदला लो। सपने से झटकर उठा तो मेरा पूरा पसीना तर-बदर से भीग चुका था। दिल जोर से धड़क रहा था। क्या वो औरत जहां बेगम की माँ की आत्मा थी या कोई और था, और वो बदला किससे लेना चाहती थी? सुबह मैंने ये सपना माँ बाप को सुनाया। वो भी परेशान थे, पर ये सपना एक सपना ही हो सकता है, ऐसे सोचकर उन्होंने मुझे शांत करने की कोशिश की। लेकिन कुछ दिनों के बाद एक खबर ने मेरी सारी सेहत, मतलब कि अच्छी खासी शक्ति छीन ली। अखबार में छपा था कि आगरे के पुराने इलाके में एक हवेली में आग लग गई है। हवेली पूरी तरीके से जलकर खाक हो गई थी। किसी के आहत होने की खबर नहीं थी, लेकिन तस्वीर में वो हवेली बिल्कुल वही थी जहां हम रुके थे। ये खबर सुनकर मेरी रीढ़ की हड्डी में फिर से सिरहन दौड़ गई। क्या जहां आरा बेगम की आत्मा ने अपना बदला ले लिया था, या वो किसी और वजह से आग लगी थी? ये सवाल आज भी मेरे मन में घूमता रहता है। लेकिन एक बात तय थी, ताजमहल का सफ़र मेरे लिए खूबसूरत याद नहीं बल्कि दहशत की दास्तान बन चुका था। तो दोस्तों,
आज की कहानी ख़त्म होती है। आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताइए और वीडियो को एक लाइक कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए डर के साथ, क्योंकि डर बहुत ज़रूरी है। तो सुनते रहिए और देखते रहिए टूरिस्ट भूत। टाटा, बाय बाय, सायोनारा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।